Discuss with the third set of MCQs in today's class as far as the subject financial derivatives is concerned. So moving on to question number 1 in MCQ set number 3. Please pay attention on this and look at the first question. The maximum value of a call or a put option could be any value between 0 and the difference between the underlying price and the exercise price. That is absolutely correct. तो आपको याद रखना है कि यहां पर जो कॉल ऑप्शन का और जो पुट ऑप्शन के अंदर जो भी वैल्यू हो सकती है वो जीरो से लेकर वो जीरो से लेकर कोई भी ऐसी वैल्यू हो सकती है विच लाइज बिटवीन द अंडरलाइंग प्राइस, जो कि अंडरलाइंग प्राइस स्पॉट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस के बीच में हो सकती है. सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन कुड बी एनी वैल्यू बिटवीन जीरो, वो जीरो से लेकर जो भी स्पॉट और एक्सरसाइज के बीच का डिफरेंस है, मान लीजिए उनके बीच का डिफरेंस है 10 रुपीज का, तो 0 से 10 के बीच में कहीं पर भी वो कॉल और पुट ऑप्शन की वैल्यू लाए कर सकती है. क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉल ऑप्शंस? द अबेंडमेंट ऑप्शन ऑन एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, स्टैंड बाय अंडरराइटिंग, नो. ए एंड बी तो हो ही नहीं सकता, खैर करेक्ट. द कंपनीज ऑप्शन टू रिडीम इट्स बॉन्ड्स एट अ प्रीमियम बिफोर मैच्योरिटी, ये जरूर एग्जाम्पल है ऑप्शन का. रिडीम करना अपने बॉन्ड्स को एट अ प्रीमियम बिफोर मैच्योरिटी, तो ये कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो अपने बॉन्ड्स को मैच्योरिटी से पहले ही रिडीम कर सकती है एट अ प्रीमियम. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉल ऑप्शन. ये अबेंडमेंट ऑप्शन या अंडरराइटिंग ये नहीं आती है कॉल ऑप्शंस के अंदर. कॉल ऑप्शन के अंदर आपके पास ऑप्शन होती है रिडीम करने की या बीच में अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करने की या लैप्स करने की. सो यू हैव एन ऑप्शन to redeem your bonds at a premium before maturity. This is an example of a call option. Number 3. Which of the following investors would be happy to see the stock price rise sharply? आप खुश तभी होंगे स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है जब आपने उस स्टॉक को बाय कर रखा है. मान लीजिए आपने 100 रुपीज पे बाय कर रखा है और वो पहुंच गया 150 रुपीज पर, इंक्रीज कर गया. सो यू विल बी वेरी हैप्पी. और राइट टू बाय ये अर्न होता है कॉल ऑप्शन के ऊपर. सो वी हैव आवर फर्स्ट आंसर विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो एन इन्वेस्टर हु ओन्स अ कॉल ऑप्शन विल बी वेरी हैप्पी टू सी द स्टॉक प्राइस राइज शार्पली. पुट ऑप्शन वाला तो ये सोचेगा प्राइस गिर जाए, क्रैश कर जाए. राइट, सो यू हैव अ पर्सन हु ओन्स अ कॉल ऑप्शन. सपोज एन इन्वेस्टर सेल्स अ पुट ऑप्शन. What will happen if the stock price on the exercise date exceeds the exercise price? तो उसके अंदर तो ओनर जो है अपनी ऑप्शन को एक्सरसाइज ही नहीं करेगा. राइट, आप जो पुट ऑप्शन वाला है, तो ये जो सेल करता है ये तो प्रीमियम लेता है, इसके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती. जो पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन को सेल करता है, डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होती है? जो बायर होते हैं, बायर या ओनर ऑफ कॉल और पुट, उनके पास होती है पावर अपने राइट को एक्सरसाइज करने की या नहीं करने की. तो यहां पर क्या हुआ, स्टॉक प्राइस अगर एक्सीड कर जाती है एक्सरसाइज प्राइस से, स्टॉक प्राइस इंक्रीज हो गई स्ट्राइक प्राइस से, तो वो पुट ऑप्शन वाले बायर के लिए फायदे का सौदा नहीं है, क्योंकि उसने तो राइट टू बाय अगर कर रखा है तो वो चाहेगा कि प्राइस कम हो जाए. लेकिन अगर प्राइस एक्सीड कर गई, इंक्रीज कर गई, तो वो पुट ऑप्शन ओनर के लिए बेनिफिशियल ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो अपनी ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा. तो आपको ये ध्यान रखना है, जो इन्वेस्टर सेल कर रहा है पुट ऑप्शन का, उसके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं होती है. डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसके पास होती है? वन हु बायज अ पुट ऑप्शन. और जो बाय कर रहा है पुट ऑप्शन को, वो ये सोच के बाय कर रहा है कि इस शेयर की प्राइस गिरेगी,
कम हो जाएगी, लेकिन अगर एक्सीड कर गई तो वो अपनी ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा। नंबर 5, सपोज एन इन्वेस्टर बाइज 1 शेयर ऑफ स्टॉक and a put option on the stock, what will be the value of the investment on the final exercise date if the stock price is below the exercise price? तो अब आपसे पूछा जा रहा है, एक इन्वेस्टर ने बाय कर लिया एक शेयर और साथ ही साथ उसकी पुट ऑप्शन। अब व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑन द फाइनल डेट? उस पर्टिकुलर जो वैल्यू है उस ऑप्शन की, उस वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी अगर स्टॉक प्राइस अपनी एक्सरसाइज प्राइस से बिलो आ जाता है, गिर जाता है, एक्सरसाइज प्राइस से कम हो जाता है। सो द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट विल बी द एक्सरसाइज प्राइस। रिमेंबर, इन दैट केस द वैल्यू, if you know the investment, what the value of the investment will always be the exercise price. Next, number 6, a put option gives the owner the right देता है किस चीज का? राइट एंड द ऑब्लिगेशन नहीं होता है, तो फर्स्ट और सेकंड ये दोनों ऑप्शन तो गलत हैं। but not the obligation to buy an asset. It gives owner the right but not the obligation to sell an asset at a given price. So last option is absolutely correct. Put option का definition होता है, you get the right to sell but not obligation to sell. आपके पास right to sell तो आ जाता है कि आप उसको बेच सकते हैं पुट ऑप्शन की हेल्प से, लेकिन ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको करना ही करना है। आपके पास राइट आ गया, अगर वो प्राइस कम हो गई तब तो आप अपने राइट को एक्सरसाइज करेंगे, अगर कम नहीं हुई तो आप अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं करेंगे। नंबर 7, द बायर ऑफ अ कॉल ऑप्शन हैज द चॉइस टू एक्सरसाइज बट द राइटर ऑफ द कॉल, राइटर का मतलब होता है सेलर, ऑफ द कॉल ऑप्शन हैज द ऑब्लिगेशन। तो यहां पर ऑब्लिगेशन है किस चीज का? टू डिलीवर द शेयर्स एट द एक्सरसाइज प्राइस। तो आपके पास जो सेलर है उसके पास ऑब्लिगेशन आ गया। ऑब्लिगेशन किस चीज का है? जो कॉल ऑप्शन बायर ने अगर एक्सरसाइज कर दी अपनी कॉल ऑप्शन के राइट को, तो वो कहेगा सेलर को कि भाई ठीक है, अब आप मुझे डिलीवर करो जिस अपना जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का था? राइट टू बाय का। किसका? कॉल ऑप्शन बायर के पास था ये राइट टू बाय, तो उसके पास तो राइट टू बाय था, वो एक्सरसाइज कर रहा है, तो दैट मीन्स द राइटर और द सेलर ऑफ द कॉल ऑप्शन हैज द ऑब्लिगेशन टू डिलीवर, मतलब टू डिलीवर द शेयर्स एट एक्सरसाइज। तो वो अब अपने वो जो शेयर्स है उनको डिलीवर करेगा एक्सरसाइज जब कर लेगा वो कॉल ऑप्शन बायर। सो सेलर हैज द ऑब्लिगेशन टू डिलीवर द शेयर्स एट द एक्सरसाइज। नंबर 8, सपोज एन इन्वेस्टर बाइज 1 शेयर ऑफ स्टॉक एंड पुट ऑप्शन ऑन द स्टॉक एंड साइमल्टेनियसली sells a call option on the stock with the same exercise price. What will be the value of his investment on the final exercise date? तो final exercise date में the value will be above the exercise price if the stock price rises and below the exercise price if it falls. बात हो रही है कॉल ऑप्शन की। कॉल ऑप्शन के केस के अंदर क्या होगा? इट विल बी अबव द एक्सरसाइज प्राइस। अगर स्टॉक की प्राइस बढ़ती है, राइट, तो इट विल बी अबव द एक्सरसाइज प्राइस, जो इन्वेस्टमेंट है उसकी प्राइस अबव होगी। लेकिन अगर प्राइस गिरती है तो उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी कम हो जाएगी, इट विल बी बिलो द एक्सरसाइज प्राइस, बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ कॉल ऑप्शन। नंबर 10, a call option that can be exercised only on one particular day is called as European call. तो अमेरिकन कॉल में क्या फर्क है? इट कैन बी एक्सरसाइज्ड एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी। ये क्वेश्चंस अमेरिकन और यूरोपियन के कई बार आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नंबर 11 says that the higher the exercise price,
जितनी ज्यादा हायर होगी एक्सरसाइज प्राइस, ये ध्यान रखिएगा आप, उतनी ही लोअर होती है कॉल प्राइस. हायर द एक्सरसाइज प्राइस, द लोअर विल बी द कॉल प्राइस. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन? इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो इंक्रीज करता है वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन? सो हायर इंटरेस्ट रेट, लॉन्ग टाइम टू maturity, and highly variable stock price. All the factors, they increases the value of a call option. और इसमें ध्यान रखिएगा ये एक्सरसाइज प्राइस की है. जितनी ज्यादा ये आपकी उस पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस नहीं है, दिस इज एक्सरसाइज प्राइस. स्ट्राइक प्राइस है ये, कंफ्यूज मत हो जाइएगा आप. स्ट्राइक प्राइस जितनी ज्यादा होगी उतनी ही कम होती है कॉल प्राइस. सो दिस इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्राइक प्राइस एंड कॉल प्राइस. लेकिन अगर वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन देखा जाए तो जितनी हाई इंटरेस्ट रेट होती है उससे बढ़ते हैं फीचर्स, उससे इंक्रीज होती है वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन. टाइम टू मैच्योरिटी जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा वैल्यू होगी, जितना कम होता है उतनी कम वैल्यू हो जाएगी. और हाईली वेरिएबल स्टॉक प्राइस जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा वैल्यू होती है कॉल ऑप्शन की. नंबर 13, if the volatility यानी fluctuation of the underlying asset decrease, then the value of both put and call option will decrease. ऐसा नहीं होगा कि एक बढ़ेगी एक घटेगी. अगर volatility decrease हो रही है तो value of both put and call option will decrease. That is the relationship between the volatility as well as the put and call option. Number 14, most investment expenditures by the business sector and a fair amount of consumption expenditures by the household sector are made with borrowed funds. No, it is false. जरूरी नहीं है कि सारे इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस सेक्टर में होते हैं या फेयर अमाउंट ऑफ कंजम्पशन जो हो रहा है वो बोरोड फंड से हो रहा है. समटाइम्स सेविंग्स आर ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स, फॉर इनकरिंग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स. और साथ ही साथ जो अमाउंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हो रहा है हाउस होल्ड सेक्टर्स का, वो भी कई बार सेविंग्स की मदद से किया जाता है. नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? फॉर बोथ कॉल एंड पुट्स एन इंक्रीज इन द एक्सरसाइज प्राइस विल कॉज एन इंक्रीज इन द ऑप्शन प्राइस. नहीं, ये जरूरी नहीं है. आपको बताया हायर होती है अगर इंक्रीज प्राइस तो कॉल ऑप्शन प्राइस गिर जाती है, तो ये तो ठीक नहीं है. फॉर बोथ कॉल एंड पुट एंड इंक्रीज इन द टाइम टू मैच्योरिटी विल कॉज एन इंक्रीज, ये बिल्कुल सही है. कहीं अगर वोलेटिलिटी भी हुआ तो वो भी इंक्रीज करता है, लेकिन बाकी फॉर कॉल्स नॉट फॉर पुट्स इंक्रीज इन टाइम, नो, ये तो गलत है. ऐसा नहीं होता है कि टाइम ऑफ मैच्योरिटी अगर बढ़ेगा तो केवल कॉल में फायदा होगा, पुट में नहीं. अगर टाइम टू मैच्योरिटी ज्यादा होता है तो कॉल एंड पुट दोनों ही इंक्रीज होती हैं. तो ये फैक्टर्स आपको याद रखने हैं. जितना ज्यादा टाइम होगा उतनी वैल्यू बढ़ती है, कॉल ऑप्शन की भी टाइम पुट ऑप्शन की भी. जितना ज्यादा हायर इंटरेस्ट रेट है उतनी वैल्यू बढ़ती है, और जितना आपका हाईली स्टॉक प्राइस है उतनी ही ज्यादा वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन इंक्रीज हो जाती है. तो वोलेटिलिटी और टाइम दोनों की मदद से ही कॉल और पुट की ऑप्शन की वैल्यू इंक्रीज होती है. सो फॉर बोथ कॉल्स एंड पुट्स an increase in the time to maturity will cause an increase in the option price. Number 16, the maximum loss is unlimited to the upside, which is why selling naked or unprotected call options comes with a high risk. That is absolutely true. ये आपको ध्यान रखना है कि नेकेड का मतलब होता है अनप्रोटेक्टेड कॉल ऑप्शन को अगर आप सेल करते हैं तो बहुत हाई रिस्क होता है. दैट इज व्हाई यू शुड नेवर सेल एन अनप्रोटेक्टेड कॉल ऑप्शन. उसको सपोर्ट देना चाहिए आपको कवर्ड ऑप्शन के थ्रू. सो देयर इज एन अनलिमिटेड काइंड ऑफ अ लॉस अगर आप नेकेड यानी कि अनप्रोटेक्टेड कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं. नंबर 17, द प्राइस of an option increases with an increase in all of the following except स्टॉक प्राइस बढ़ेगी तो प्राइस ऑफ ऑप्शन बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो प्राइस ऑफ ऑप्शन बढ़ेगी,
टाइम एक्सपायरी का, मैच्योरिटी का इंक्रीज हुआ है तो आपकी प्राइस ऑफ एन ऑप्शन भी इंक्रीज ही होगी। लेकिन एक्सरसाइज प्राइस, अगर इससे आपकी प्राइस ऑफ एन ऑप्शन, मतलब एक्सरसाइज प्राइस के इंक्रीज होने से जो आपकी ऑप्शन प्राइस है वो हमेशा डिक्रीज होगी। इसका क्वेश्चन आया भी था थोड़ी देर पहले, आपको दिखाते हैं अभी। द हायर द एक्सरसाइज प्राइस द लोअर विल बी द कॉल प्राइस। सो क्वेश्चन नंबर 11 एंड 17 इज प्रिटी रिलेटेड, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी कई बार रिपीट हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वन कि द प्राइस ऑफ एन ऑप्शन इंक्रीज विद increase in stock price, interest rate or time to expiry, but it decrease with an increase in the exercise price. Number 18, a common stock is a fill in the blank option written on firm's asset. It's a call option. Right to buy, it's a call option written on firm's assets. Number 19, early exercise is not never optimal for American call options or non-dividend paying stock. So it is true, early exercise is not optimal for American call options because you have the opportunity to exercise it at any time. जब आप उसको किसी भी टाइम पर मैच्योरिटी तक आप अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं. सो वाई शुड यू गो फॉर अर्ली एक्सरसाइज? सो इट इज नॉट अ फीजिबल ऑप्शन. दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. अर्ली एक्सरसाइज इज नेवर ऑप्टिमल फॉर अमेरिकन कॉल ऑप्शंस. यू शुड वेट, आपके पास टाइम है तो you should always wait, and in the middle when you get your profit you can always exercise it. Number 20, remember that the maximum value of a call option is the greater of 0 or its underlying price minus the exercise price. That is absolutely perfect. जो maximum value of call option है वो 0 और अंडरलाइंग प्राइस और यानी कि स्पॉट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस का डिफरेंस होता है. सो दैट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कॉल ऑप्शन इज फार आउट ऑफ द मनी द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन विल बी लेस देन द वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन विद द सेम एक्सरसाइज प्राइस. राइट, ये प्रैक्टिकल्स में भी बताया था आपको. इफ कॉल ऑप्शन इज आउट ऑफ द मनी, OTM मतलब कॉल ऑप्शन में तो पैसा बनता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन जो वैल्यू ऑफ द ऑप्शन है विल बी लेस देन द वैल्यू ऑफ अ पुट ऑप्शन. इट विल ऑलवेज बी वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन, क्योंकि आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है तो वो इन द मनी पुट ऑप्शन हो जाएगी. सो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, whenever it is far out of the money, the value of the option will be less than the value of put option with the same exercise price. Put option से हमेशा कम होगी आपकी call option की out of the money वाली value. The primary difference between the value of a call option and put option with the same exercise price is due to, ये ध्यान रखिएगा, इट इज ऑलवेज ड्यू टू द डिफरेंशियल बिटवीन द करंट स्टॉक प्राइस एंड द एक्सरसाइज प्राइस. सो इट इज ऑलवेज द डिफरेंस बिटवीन द करंट स्टॉक प्राइस एंड द एक्सरसाइज प्राइस. के मतलब एक्सरसाइज प्राइस. सो इट इज ऑलवेज द डिफरेंशियल बिटवीन द स्पॉट प्राइस एंड द एक्सरसाइज प्राइस. दैट इज द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन. नंबर 3, थर्ड ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स? यूरोपियन ऑप्शंस आर ट्रेडेड इन यूरोप एज वेल एज अमेरिका. ये तो बिल्कुल ठीक है. द इंट्रिंसिक वैल्यू रिफ्लेक्ट्स द ऑप्शंस पोटेंशियल एप्रिसिएशन. जरूरी नहीं हमेशा एप्रिसिएशन हो, तो एक तो ये फॉल्स लग रही है. आउट ऑफ द मनी फॉर अ कॉल मीन्स दैट द स्टॉक प्राइस इज लेस देन द एक्सरसाइज प्राइस. स्टॉक प्राइस अगर लेस है एक्सरसाइज प्राइस है तो ये तो बिल्कुल ठीक है, वो आउट ऑफ द मनी हो जाती है, आपको पैसा ही नहीं बन रहा है अगर आपकी स्पॉट प्राइस कम हो गई स्ट्राइक प्राइस से. एस इज लेस देन के, वो आउट ऑफ द मनी हो गई. ऑप्शन प्राइस इज ऑलमोस्ट ऑलवेज एक्सीड्स इंट्रिंसिक वैल्यू. ये भी ट्रू है. सो द फॉल्स इज द इंट्रिंसिक वैल्यू रिफ्लेक्ट्स ऑप्शंस पोटेंशियल एप्रिसिएशन. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं वो हमेशा एप्रिसिएशन ही शो करें.
वो डेप्रिसिएशन भी शो कर सकता है. सो दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स वन. नंबर 4, गिव्स द बायर द राइट. किस चीज का राइट? नॉट द ऑब्लिगेशन टू एक्सरसाइज द ऑप्शन एट एनी टाइम. एट एनी टाइम मतलब अमेरिकन ऑप्शन. और जहां पर आपको एक फिक्स एक्सपायरी पर ही करना पड़ता है वो यूरोपियन ऑप्शन होती है. तो वेन एवर यू हैव द राइट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन एट एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरेशन, दैट इज ऑलवेज द अमेरिकन ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव यूज्ड फॉर इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट. आपको बताना है इनमें से कौन सा इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव नहीं है. तो फ्लोर, स्वैप, कैप, बट ऑल दी अबव आर इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स. आपको बताना था कौन सा नहीं है, लेकिन जो रियल आंसर है इट इज दैट ऑल दी अबव आर इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स. फ्लोर भी, स्वैप भी एंड कैप, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स. नंबर 6, an agreement which guarantees an investor a minimum return. Minimum return is always indicated by floor agreement. तो आपको ध्यान रखना है, an agreement which guarantees an investor a minimum return is called as floor agreement. Number 7, an option provides the holder with the right to buy or sell a specified quantity of an underlying asset at a fixed price at or before the expiration of the option. तो आपको ये बताना है कि an option provides the holder with the right to buy or sell a specified quantity of an underlying asset at a fixed price called a strike price at or before the expiration date of the option. तो होल्डर का मतलब होता है बायर, राइट? तो बायर को यहां पर इट इज गिविंग द राइट टू बाय और सेल. तो राइट है आपके पास बाय और सेल करने का बिफोर द एक्सपायरेशन डेट ऑफ द ऑप्शन. हालांकि ये जो ऑप्शन है ये अमेरिकन ऑप्शन में आती है, बट इट गिव्स द बायर the right to buy or sell the quantity of an underlying asset at a fixed price. अच्छा, एक चीज ये ध्यान रखिएगा, ये जरूरी नहीं कि ये फिक्स्ड प्राइस पे ही होता है. इट इज नॉट करेक्ट. तो ये हो जाएगा फॉल्स. वो तो आप किसी भी इस पे कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि फिक्स्ड प्राइस पे हो. जिस टाइम पर वो ऑप्शन ट्रेड कर रही होती है, आज से 10 दिन बाद मान लीजिए वो प्राइस अगर 500 को रीच कर चुकी है, तो अगर आप 500 पर ट्रेड कर रही है तो वो फिक्स नहीं है. 525 भी हो सकती है, 540 भी हो सकती है. सो द प्राइस इज वेरिएबल. तो इट इज नॉट अ फिक्स्ड प्राइस. एक्सरसाइज प्राइस तो फिक्स होती है, लेकिन आप अपने राइट को एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो फिक्स पे नहीं होता, वो उस प्राइस पर होता है जो उस टाइम पर ऑप्शन की वैल्यू होती है. नंबर 8 सेज दैट एन अमेरिकन ऑप्शन इज मोर वैल्यूएबल देन अ यूरोपियन ऑप्शन बिकॉज. इसमें सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो आपको एकदम से ढूंढना, और वो है डी. इट कैन बी एक्सरसाइज्ड फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज अंटिल एक्सपायरेशन, बट द यूरोपियन ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली एट द एक्सपायरी डेट. यूरोपियन ऑप्शन में ये डिसएडवांटेज है कि वो केवल एक्सपायरी डेट पर ही एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, जबकि अमेरिकन ऑप्शन यू कैन एक्सरसाइज इट एनी टाइम टिल द एक्सपायरी. Number 9, which one of the following transactions would be considered a protective strategy? Sell a call, sell a naked put, buy a call on a stock you own. अगर आपने कोई पहले ही लॉन्ग कर रखा है तो उस पर बाय करने से प्रोटेक्टिव तो होगा नहीं, बल्कि रिस्क और डबल हो गया. बाय अ पुट ऑन अ स्टॉक यू ओन. अगर आपने कोई स्टॉक बाय कर रखा है तो आप प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं उसको? बाय बाइंग अ पुट. और पुट का मतलब होता है यू आर अर्निंग द राइट टू सेल. तो जब भी प्रोटेक्टिव स्ट्रैटेजी या हेजिंग की बात होती है तो आपको रिवर्स ट्रेड करना पड़ता है. अगर आपने एक स्टॉक बाय कर रखा है तो आप क्या करेंगे? उसको सेल करेंगे. तो सेल करने के लिए यू विल हैव टू बाय अ पुट. नेक्स्ट, नंबर 10,
the tendency to believe that exercising an option because the stock can go up no further ignores the fact that an option can generally be sold. True. इस स्टेटमेंट को समझिएगा, एक टेंडेंसी होती है कि एक्सरसाइजिंग एन ऑप्शन बिकॉज द स्टॉक कैन गो अप नो फर्दर, स्टॉक की प्राइस अब और ज्यादा नहीं बढ़ सकती है, मतलब फ्लैट हो गई उतना ही है या गिरेगी. इट इग्नोर्स द फैक्ट दैट एन ऑप्शन कैन जनरली बी सोल्ड. आपको ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन को सेल भी किया जा सकता है. सो दिस टेंडेंसी to believe it generally ignores the fact that an option can be sold. Option can be both bought or purchased. तो ये टेंडेंसी ध्यान रखनी है कि जनरली इग्नोर कर देती है ऑप्शन को कि इट कैन बी सोल्ड. यू कैन मेक बोथ द ट्रेड्स, बाय भी हो सकता है एंड सिमिलरली यू कैन सेल द ऑप्शन. तो वो इग्नोर कर देती है इस पर्टिकुलर टेंडेंसी. नंबर 11 it says that put call parity. Put call parity is not an option pricing concept that requires the extrinsic values of call and put options to be in equilibrium so as to prevent arbitrage. It is a false statement. Put call parity is not an option pricing, it is an option pricing, right, that requires the extrinsic values of call and put option to be in equilibrium. Put call parity का मतलब ही यही है कि there is a tendency of an equilibrium to prevent arbitrage. तो this answer is not correct. It is false. Put call parity वैसे भी आपको समझाइए Black-Scholes मॉडल में भी there is an equilibrium between put and call, that is called as put call parity. वो एक इक्वेशन के थ्रू आपको बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो, जिन्होंने भी फुल कोर्स वीडियो देखे हैं, that is S plus P0 is equal to CO plus K upon ERT. तो ये वाली पुट कॉल पैरिटी थी जो इक्विलिब्रियम को शो करती है. नंबर 12 है द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल प्राइस एंड द. अब आपको बतानी है कि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट एंड द स्ट्राइक प्राइस. दोनों के बीच के डिफरेंस को बोला जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू. नंबर 13th में फिल इन द ब्लैंक गिव्स द बायर ऑफ द ऑप्शन द राइट टू बाय. जब भी राइट टू बाय होगा समझ जाइएगा कॉल ऑप्शन है. नंबर 14 द फिल इन द ब्लैंक नोज दिस लॉस विल बी incurred as soon as the stock goes ex dividend. जब भी स्टॉक की प्राइस एक्स डिविडेंड होती है तो उसमें क्या होता है, उसकी प्राइस कम हो जाती है एक्स डिविडेंड होते ही, और कॉल होल्डर को पता लग जाता है कि यहाँ पर उसका लॉस हो जाएगा. सो द कॉल होल्डर नोज द लॉस विल बी इनकर्ड एज सुन एज द स्टॉक गोज एक्स डिविडेंड. एक्स डिविडेंड होते ही प्राइस कम होगी, और प्राइस कम होगी तो होल्डर जो बायर है उसको पता लग जाएगा कि उसका लॉस होना स्टार्ट हो गया. प्राइस गिरेगी तो बायर का लॉस है, और प्राइस अगर कम होती है तो पुट होल्डर का फ़ायदा होता है क्योंकि वो सेल करता है. नंबर 15 द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल प्राइस एंड द स्ट्राइक प्राइस. दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. यह आपको पहले भी बताया जा चुका है कि एक्चुअल प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के डिफरेंस को ही बोला जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू. नंबर 16 put call parity is an option pricing concept that requires the extrinsic fill in the blank. एक्सट्रिंसिक वैसे हम भर देते हैं, एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है वो, एक्सट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉल एंड पुट ऑप्शन टू बी इन इक्विलिब्रियम. तो देखो अब ये कौन सा है, पुट तो है ही यहाँ पर, वैल्यू ऑफ कॉल दैट इज सी. तो पुट कॉल पैरिटी इज एन ऑप्शन प्राइसिंग कॉन्सेप्ट. आपको बताया पुट कॉल पैरिटी वो इक्विलिब्रियम प्राइसिंग है जहाँ पर विच रिक्वायर्स द एक्सट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉल एंड पुट टू बी इन इक्विलिब्रियम. पैरिटी मतलब इक्विलिब्रियम बिटवीन वैल्यू ऑफ कॉल एंड पुट ऑप्शन. और कौन सी वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू. नंबर 17 सपोर्ट फॉर दिस pricing relationship is based upon the argument that arbitrage opportunities would materialize if there is a divergence between the value of
कॉल एंड पुट, मतलब बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, राइट। तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज कब आती है? वेन एवर देर इज अ डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस मतलब जब भी यहाँ पर वेरिएशन होती है बिटवीन कॉल एंड पुट, यू हैव द आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। और आर्बिट्राज का मतलब होता है टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटी बाय बाइंग और सेलिंग द सेम एसेट इन डिफरेंट मार्केट्स। तो डाइवर्जेंस मतलब डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ कॉल एंड पुट। तो वहाँ पर जो आर्बिट्राजर्स होते हैं उनको प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। नंबर 18, द मोर डिविडेंड्स पेड, जितने ज़्यादा डिविडेंड देंगे, द लोअर द स्टॉक प्राइस, बिल्कुल ठीक है, एंड मोर वैल्यूएबल इट इज़ टू होल्ड द पुट, राइट। जितने ज़्यादा डिविडेंड देंगे उतनी ही कम स्टॉक प्राइस होगी, और जितनी कम स्टॉक प्राइस होगी उतना ही मोर वैल्यूएबल होता है पुट को अपने पास रखना, राइट। कॉल ऑप्शन में तो लॉस लगता जाएगा, लेकिन जितने डिविडेंड होंगे द प्राइस विल फॉल, और प्राइस फॉल होते ही फिर पुट विल ऑलवेज बी more beneficial. So put will be beneficial whenever the prices fall. Number 19, the price of an option has two components: intrinsic value, time value, value time, ये value time तो कुछ होता नहीं, intrinsic या time value। या आपको पे ऑफ टेबल और पे ऑफ ग्राफ्स में बताए थे कि प्राइसिंग ऑफ एन ऑप्शन दो चीज़ों पर, उसके दो बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा टाइम वैल्यू। दैट इज वाई बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नंबर 20, द टेंडेंसी टू बिलीव दैट, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, द टेंडेंसी टू बिलीव दैट एक्सरसाइजिंग एन ऑप्शन बिकॉज द स्टॉक कैन गो अप नो फर्दर, मतलब स्टॉक की प्राइस अब और नहीं बढ़ सकती, वो फ्लैट है या कमी हो जाएगी। इट इग्नोर्स द फैक्ट दैट एन ऑप्शन कैन जनरली बी सोल्ड, दैट इज ट्रू, क्योंकि आपको पता है अगर ऑप्शन की प्राइस गिर रही है सो यू कैन ऑलवेज सेल एन ऑप्शन, और आप वहाँ पर भी प्रॉफिट बना सकते हैं। सो द टेंडेंसी टू बिलीव दैट एन एक्सरसाइजिंग एन ऑप्शन बिकॉज द स्टॉक कैन गो अप नो फर्दर इग्नोर्स द फैक्ट दैट एन ऑप्शन कैन जनरली बी सोल्ड। अगर मान लीजिए आपको पता है प्राइस कम हो रही है तो आप ऑप्शन को सेल भी कर सकते हैं। तो ये टेंडेंसी आपको भूलना नहीं है। इफ़ यू वांट टू अर्न प्रॉफिट्स बाय दिस situation also, so you should always take care of the fact that an option can generally be sold also, right? तो आज काफ़ी क्वेश्चंस किए हमने फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के अंदर, ज़्यादातर क्वेश्चंस ऑप्शन बेस्ड थे, और इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिएगा। इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम you can always ask it anytime, you can call me up, you can always WhatsApp me. So see you in the next class.